हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एसटी विद मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इसमें यूथ कंपटीशन के इतिहास के पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। ये जो कि आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी सभी एग्जामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इसमें चैप्टर नंबर 35 से देखने वाले हैं। 35 में दिया गया है कि प्रांतीय चुनाव तथा मंत्रिमंडलों का गठन। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। ये कितने प्रांतों में बना था? तो इसका राइट आंसर होगा 6 प्रांत। 6 प्रांतों में बना था। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा, 6 प्रांतों में बना था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1937 के आम चुनाव में कांग्रेस का 5 प्रांतों बिहार, मद्रास, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला था और बंबई में पूर्ण बहुमत के करीब पहुंची गई थी। इस प्रकार प्रारंभ में कांग्रेस को 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई थी, किंतु बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत एवं असम में भी कांग्रेसी मंत्रिमंडल की स्थापना हुई। इस प्रकार उसने कुल 8 प्रांतों में सरकार का गठन किया था। यह सरकार कुल 28 माह तक चली थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि 1937 ईस्वी के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। तो पूर्ण बहुमत ये कहाँ पे प्राप्त हुआ था? ये हुआ था 6 प्रांतों में। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा, 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था? ये चला था टोटल 28 महीने तक। 28 महीने तक ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, 28 महीने तक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना सरकार नहीं बना पाई थी, तो वो कौन सा था? तो ये था बंगाल। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, बंगाल। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? तो कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा असम। असम ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा, असम में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। तो कहाँ पे नहीं बना था? तो ये मध्य प्रांत में बना था, उड़ीसा में भी बना था और बंगाल में जो कि नहीं बना था, बंगाल में नहीं बना था और पंजाब में भी नहीं बना था। बंगाल और पंजाब में नहीं बना था, उड़ीसा और मध्य प्रांत में बना था। तो तीसरा और चौथा इसका राइट आंसर होगा। तीसरा चौथा ऑप्शन नंबर के बी वाले में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में कहा जा रहा है कि 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्नलिखित में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो किसमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो ये पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा, पंजाब। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो ये वित्त विभाग सौंपा गया था रफ़ी अहमद किदवई को। रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा, रफ़ी अहमद किदवई। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 228 में 134 सीटों पर विजयी प्राप्त हुई थी। यूपी में गठित मंत्रिमंडल में मुख्य मंत्री गोविंद बल्लभ पंत तथा वित्त मंत्री रवि रफ़ी अहमद किदवई को प्रदान किया गया था। फिर उसके बाद आता है तो मुख्यमंत्री कौन बने थे? गोविंद बल्लभ पंत बनाए गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है। कथन और कारण दिया गया है, आपको इसमें पढ़ करके बताना है कौन सा सही है कथन और कारण में। तो इसमें दिया गया है ए वाला का है 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल समाप्त हो गया, जो कि ये क्या है? गलत है। आर में कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सके, ये इसमें सही है। तो ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, क्या है? आर सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा।
ए असत्य है, आर सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अक्टूबर 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने द्वितीय विश्व युद्ध भारतीयों की इच्छा जाने बिना भारत को शामिल करने के चलते त्यागपत्र दे दिया, लेकिन गांधी जी ने इस त्यागपत्र का स्वागत दूसरी वजह से किया था। उन्होंने कहा था कि इसे कांग्रेस में व्याप्त भयंकर भ्रष्टाचार की सफाई करने में मदद मिलेगी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सन 1937 ईस्वी में जब भारत में लोकप्रिय सरकारें बनी तो किसान आंदोलन को उसने कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। क्योंकि कि सरकारों को जब प्रांतों में सत्ता मिली तो उन्हें कई व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1937 ईस्वी की सरकारें को ब्रिटिश नीतियों के अंतर्गत कार्य करना पड़ता था, अतः कुछ निश्चित शक्तियां भी प्राप्त थी। जैसे इसको बजट पर वोट देने का अधिकार नहीं था। यही कारण है कि चाहते हुए भी राज्य सरकारें किसानों की समस्याओं को हल करने में सक्षम नहीं थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रशासन में प्रांतीय स्वायत्ता निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत मिली थी। क्वेश्चन नंबर 11 का इसमें राइट आंसर होगा 1935 के ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा 1935 में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रशासन में प्रांतीय स्वायत्ता 1935 के अधिनियम के अंतर्गत मिली थी। इस अधिनियम को मूलतः अगस्त 1935 में पारित किया गया और इस उस समय के अधिनियम संसद सबसे लंबा अधिनियम कहा जाता था। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 36 है कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन एवं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। तो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन एवं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, तो आइए देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु सी आर दास थे। कौन थे? सी आर दास थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा सी आर दास। देश बंधु के उपनाम से प्रसिद्ध सी आर दास यानी कि चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि ये महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तब उस सीट के लिए किसका नाम प्रस्तावित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद को। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी की अध्यक्षता के लिए सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के बीच मतदान हुआ। सुभाष चंद्र बोस सीतारामैया को पराजित कर हरिपुरा के बाद दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष पद पर आसीन हुए, किंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ये किसको चुना गया था? क्वेश्चन नंबर थर्ड का इसमें राइट आंसर होगा ये चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। ये तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में में किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। तो दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। 5 का इसमें राइट आंसर होगा त्रिपुरी अधिवेशन में। त्रिपुरी अधिवेशन में ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा त्रिपुरी अधिवेशन में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1939 के त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था। ये कौन पढ़े थे? शरत चंद्र बोस पढ़े थे। शरत चंद्र बोस पढ़े थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का शरत चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि शरत चंद्र बोस ने 1939 के त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी में अनुवाद पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 7 है एस सी बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया था।
तो ये किए थे 1939 में। 1939 में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा 1939 में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा 3 मई 1939 को किया गया था, जिसका उद्देश्य भी साम्राज्य विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर तत्पर रहना। इसके अन्य सदस्यों में देवव्रत विश्वास यानी कि ये महासचिव बनाए गए थे, विश्वंभर दयाल त्रिपाठी ये राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए थे, स्वामी सहजानंद आदि जो कि इसमें जुड़े हुए थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि मैं नहीं समझता कि कोई ब्रिटिश राज के प्रति वफादार रहते हुए भी भारत की सेवा ईमानदारी से हृदय व आत्मा के साथ कर सकता है। यह कथन अप्रैल 1921 में किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था यह कथन। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अप्रैल 1921 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने स्टेट सेक्रेटरी को भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देते हुए कहा था कि मैं नहीं समझता कि कोई ब्रिटिश राज के प्रति वफादार रहते हुए भी भारत की सेवा ईमानदारी से हृदय व आत्मा के साथ कर सकता है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 37 है देशी रियासतों में संघर्ष। चैप्टर नंबर 37 है देशी रियासतों में संघर्ष। आइए देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? ये किसमें किया था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें राइट आंसर होगा नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा नागपुर अधिवेशन में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिवेशन में रियासतों में उत्तरदायी सरकार की मांग का प्रस्ताव भारी बहुमत से पास हुआ था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के देशी रियासतों के या राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया जाता है? ये किसको किया जाता है? ये सर जॉन सोर को, सर जॉन सोर को किया जाता है। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा सर जॉन सोर को। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सर जॉन सोर ने भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। उन्हें 1793 से 1798 के मध्य बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। लॉर्ड विलेजली के सहायक संधि का जनक माना जाता है, जिसने भारतीय राज्यों को संधि करने पर विवश किया, जबकि कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन सा यथावत समझौते के पक्षधर था? ये कौन था? ये था हैदराबाद। हैदराबाद ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा हैदराबाद। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हैदराबाद रियासत भारतीय संघ में विलय के संबंध में यथावत समझौते के पक्ष में था। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 38 है। चैप्टर नंबर 38 में ये जो कि द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो आइए हम लोग देखते हैं इससे क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें राइट आंसर होगा 1940 में। 1940 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा 1940 में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। इस प्रसिद्ध प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और इसे फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। कुली कुमजा ने उसका समर्थन किया था। पाकिस्तान नामक 1933 में चौधरी रहमत अली ने दिया था। तो पाकिस्तान नाम किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली 1933 में दिए थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 8 अगस्त 1940 को डोमिनियन स्टेट का वादा करते हुए अगस्त प्रस्ताव किसने किया था? ये किया गया था लिनिथगो के द्वारा। लिनिथगो के द्वारा ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा लिनिथगो के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 8 अगस्त 1940 को डोमिनियन स्टेट का वादा करते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अगस्त प्रस्ताव में कांग्रेस के अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रस्ताव में निम्न प्रावधान थे। कौन कौन से प्रावधान थे? तो पहला है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मित
संस्था का गठन किया जाएगा। दूसरा है कि वर्तमान में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। तीसरा है एक युद्ध सलाहकार परिषद गठित की जाएगी। फिर उसके बाद इसमें चौथा है कि भारत का शासन किसी ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध भारत का कोई शक्तिशाली और प्रभावी वर्ग कर रहा हो। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अलग-अलग कारणों से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा कौन था? तो पहला तो विनोबा भावे थे। दूसरा इसमें पूछा जा रहा है, तो दूसरा इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा अगस्त प्रस्ताव के विरोध में सितंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित हुआ। महात्मा गांधी के द्वारा विनोबा भावे जो कि प्रथम सत्याग्रही चुने गए थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एलटी ग्रेड 2026 का क्वेश्चन है। ये 2026 में पूछा गया था कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे थे तथा उनके द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ये जो कि दूसरे सत्याग्रही के रूप में चुने गए थे। पहले कौन थे? पहले तो विनोबा भावे हैं और दूसरे कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। यही क्वेश्चन पूछा गया था। ये किसको चुना गया था? ये विनोबा भावे थे। विनोबा भावे थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, विनोबा भावे थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो किस राज्य में हुआ था भूदान आंदोलन का प्रारंभ? तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे के द्वारा 1951 में आरंभ किया गया था। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था जो कि सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य के पोंचमपल्ली गांव से शुरू हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो इसमें क्या नीति थी? ये था कि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटिश को सहयोग। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 में राष्ट्रीय कांग्रेस की सहानुभूति उन लोगों के साथ जो अंग्रेज व अन्य मित्र राष्ट्र थी जो कि फास्टिस्ट हमले के शिकार हुए। वह फासिज्म फासिज्म के खिलाफ संघर्ष व ब्रिटेन उसके सहायक अन्य जनतंत्र शक्तियों को सहायक करना चाहती थी। इसीलिए कांग्रेस ने यह मांग रखी कि युद्ध में भाग लेने से पहले या तो भारत को स्वतंत्र घोषित किया जाए या प्रभावी सत्ता भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है एस और आर दिया गया है। आपको कथन एस और आर को पढ़ करके आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था जो कि ये सही है। ये क्या है? सही है। फिर उसके बाद आर में कहा जा रहा है क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी, ये भी सही है। दोनों इसमें क्या है? सही है। दोनों इसमें कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। एस और आर दोनों कथन इसमें सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनिथगो द्वारा भारतीय जनता के मत के विपरीत भारत को युद्ध में शामिल कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1939 में कांग्रेस ने विभिन्न प्रांतों में स्थापित मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और ब्रिटिश सरकार इसके फैसले से मुकर गई और स्वर में विरोध हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में निम्न में कौन भारत आया था? तो कौन भारत आया था? तो 8 का इसमें राइट आंसर होगा, कैबिनेट मिशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 मार्च 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस थे। पैंथिक लॉरेंस ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली तैयार करना था तथा अंतरिम सरकार के लिए एक आवश्यक प्रबंध करना था। कैबिनेट मिशन के बारे में गांधी जी का विचार था कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी। इसमें ऐसे बीज थे जिसमें दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। इस मिशन की अध्यक्षता पैंथिक लॉरेंस ने की थी। इस मिशन का उद्देश्य भारत को शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं की
तलाशना था। फिर उसके बाद आता है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 39 है कि क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। चैप्टर नंबर 39 है क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। आइए देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन भारत के संबंध में सही नहीं है। तो कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें राइट आंसर होगा कि नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, ये जो कि क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, यही इसमें क्या है, सही नहीं है क्रिप्स मिशन के संबंध में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1942 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दूत मंडल भारत भेजा जो क्रिप्स मिशन के नाम से प्रसिद्ध है। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय नेताओं ने विचार विमर्श करके भारत के लिए भावी नीति तैयार करना तथा द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। इसमें निम्न घोषणाएं थी, कौन कौन सी थी। इसमें था कि पहला था कि युद्ध के बाद भारत को एक उपनिवेश का दर्जा, दूसरा है प्रांतों और राज्यों को मिला करके एक भारतीय संघ की स्थापना, तीसरा है युद्ध समाप्त होने पर एक निर्वाचन संबंधित सभा का गठन, चौथा है ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को यह अधिकार होगा कि वे चाहते हैं तो इस संविधान को स्वीकार करके संघ में शामिल हो जाएं या अपने लिए नए संविधान की रचना कर लें। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को सभी दलों ने अस्वीकार कर दिया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि किसने क्रिप्स प्रस्ताव को एक डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक कहा है। ये किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के इसमें राइट आंसर होगा, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि महात्मा गांधी द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर तिथि चेक की संज्ञा दी है। इस मिशन के साथ कांग्रेस को अधिक अधिकृत वर्ग वार्ताकार मौलाना आजाद तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ब्रिटानिया ब्रिटानिया सरकार के प्रस्ताव की प्रारूप घोषणा जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स लाए थे, ये सम्मिलित है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का इसमें राइट आंसर होगा, ये सम्मिलित थे किसमें, कि भारत को एक उपनिवेश की स्थिति दी जानी चाहिए, जो कि सही है, कि सब प्रांतों और राज्यों को मिला करके एक भारतीय संघ होना चाहिए, ये भी सही है, कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए, ये भी सही। इसमें चारों ऑप्शन क्या है, सही है। इसमें चारों ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, इसमें चारों ऑप्शन सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि यहाँ यानी कि भारत में एक क्रांति हो जा रही है और हमें जल्दी से जल्दी जाना चाहिए, यह किसे कहा है, ये किसने कहा है। ये कहा गया है सर स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा, सर स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि यह कथन सर स्टैफर्ड क्रिप्स का है। 1942 में भारत आए मिशन के नेतृत्व करता थे तथा 1946 में कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत आया था वह कौन सा वर्ष था, तो वो था 1942। ऑप्शन नंबर 80 वाला राइट आंसर होगा 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध के में भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए स्टैफर्ड क्रिप्स ने मार्च 1942 को भारत पहुंचाकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू तथा अबुल कलाम आजाद क्रिप्स मिशन से कांग्रेस के अधिकृत वार्ताकार थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें राइट आंसर होगा, ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को बंबई में। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। बंबई के कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को पास कर दिया गया। आंदोलन 9 अगस्त को प्रातः शुरू हुआ और सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके सम्मेलन में गांधी जी द्वारा दिए गए भाषणों का कुछ अंश इस प्रकार है, संपूर्ण आजादी से कम किसी चीज भी मैं संतुष्ट होने वाला नहीं। नमक टैक्स, शराब
खोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव दे, लेकिन मेरे शब्द होंगे कि आज़ादी से कम कुछ नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। तो इसी में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? ये कहाँ पे बंदी बनाया गया था? ये बंदी बनाया गया था बंबई में। बंबई में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, बंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को बंबई में ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ हुआ था, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर पुणे के आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 8 के इसमें राइट आंसर होगा ऑपरेशन जीरो हावर्स। ऑपरेशन जीरो हावर्स चलाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सम्मेलन में कहा कि मामूली संघर्ष का अर्थ आंदोलन की शुरुआत नहीं है। आपने केवल अपनी शक्ति मेरे हाथों में दे दी है। मैं अब वायसराय से भेंट करूंगा तथा उसके द्वारा कांग्रेस की मांग स्वीकार करने की प्रतीक्षा करूंगा। परंतु गांधी जी के वायसराय से मिलने से पहले ही सरकार ने आधी रात को ऑपरेशन जीरो आवर्स की तरह 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा अन्य सभी कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां के महल में नजरबंद रखा गया और कांग्रेसी कार्य समिति के सदस्यों नेहरू, अबुल कलाम आजाद, आसफ अली, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चाकी चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर सैयद महमूद आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया। कांग्रेस से कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद को पटना में नजरबंद रखा गया। ये कांग्रेसी नेता 15 जून 1945 को बंद बंदी गृह में रहे। इसके साथ ही अंग्रेजी सरकार ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, कांग्रेस कार्यकारिणी तथा प्रांतीय कांग्रेस समिति को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन में दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 9 का इसमें राइट आंसर होगा, ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 9 अगस्त 1942 को हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था? ये किसने तैयार किया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 7 से 8 अगस्त 1942 ईस्वी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में आयोजित की गई थी। इस बैठक में ही भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव पास किया गया था। इस प्रस्ताव का प्रारूप स्वयं महात्मा गांधी तैयार किया था, जबकि इसे जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। कांग्रेस की बैठक में इसे जवाहरलाल नेहरू ने रखा और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रस्ताव का समर्थन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था? तो 11 का इसमें राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा, ये किया गया था वर्धा में। वर्धा में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, वर्धा में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की बैठक वर्धा में हुई थी। वर्धा की कांग्रेस कार्य समिति में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे चलकर के 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की बैठक में इस प्रस्ताव को पुनः स्वीकार किया गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि यह कथन कि हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ादी के प्रयास में ही दिवंगत हो जाएंगे, किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा, भारत छोड़ो आंदोलन से। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि यह कथन महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा गया था। उन्होंने इस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? ये किसने किया था समर्थन?
तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसने कहा था कि आज़ादी लगभग हमारी पहुँच में है, इ हम इसे कस कर पकड़ लेना चाहिए। तो हमें इसे कस कर पकड़ लेना चाहिए, ये कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहा था कि आज़ादी लगभग हमारी पहुँच में है और हमें इसे कस कर पकड़ लेना चाहिए। इसी समय गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाइड का नारा दिया था। पंडित नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। गांधी जी ने 1947 में भारत विभाजन का विरोध करते हुए कहा कि विभाजन हमारी लाश पर होगा। शौकत अली और मोहम्मद अली 1919 के खिलाफ आंदोलन के नेता थे। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में आज़ाद हिंद फौज 1942 का नेतृत्व किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 17 का इसमें राइट आंसर होगा, ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मार्च 1940 से नवंबर 1945 तक अध्यक्ष के पद पर आसीन रहे। 23 से 24 नवंबर 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी ने बने। भारत छोड़ो आंदोलन गैर प्रारंभ होने के कारण कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया था। सभी कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया था। इसी कारण 1941 से 45 तक कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन न हो सके और अंततः इन वर्षों में अबुल कलाम आजाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। वे भारतीय कांग्रेस के सबसे लंबे और सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव 1942 में इन्हीं के समय पारित हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो कहाँ पे प्रारंभ किया था? तो ये किया था बम्बई में। बम्बई में, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, बम्बई में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को बम्बई से आरंभ हुआ था। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्राप्त हुई थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? क्वेश्चन नंबर 19 के इसमें राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड क्लीन फिंगो था। लॉर्ड वेवेल गवर्नर जनरल बनने से पूर्व नौसेना में अधिकारी था, जबकि लॉर्ड लिनिथगो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौर के उनके साथ था, का नाम क्या था? तो इनका नाम क्या था? तो इसका नाम था लुई फिशर। लुई फिशर था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, लुई फिशर। अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था। इसके द्वारा महात्मा गांधी जी की जीवनी का लेख भी लिखा गया था, जबकि वेब मिलर का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। वेब मिलर से धर्सना में नमक सत्याग्रह की घटनाओं का वर्णन किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर संबंधित थे। ये किससे संबंधित थे? लुई फिशर ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, भारत छोड़ो आंदोलन से। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था। इसके द्वारा महात्मा गांधी की जीवनी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का लेखन लिखा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित विदेशी पत्रकार वेब मिलर थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? क्वेश्चन नंबर 22 का इसमें राइट आंसर होगा, तो इसमें हिंदू महासभा ने ये जो कि नहीं किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने ये भी नहीं किया था। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ये भी नहीं किया था। तो उपरोक्त में से सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनी यूनियस्टी यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ
इंडिया ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध इसलिए किया क्योंकि वह विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ तथा साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध थी। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, लेकिन उसे कुछ सदस्यों ने भूमिगत नेताओं ने अपने घरों में पनाह दी थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपने बंदी बनाए जाने से पहले महात्मा गांधी ने लोगों के लिए निम्न में से कौन सा आदेश निर्धारित नहीं किया था? क्वेश्चन नंबर 23 का इसमें राइट आंसर होगा, ये है अपने को ब्रिटिश साम्राज्य के प्रजा के रूप में रख देखें, ये जो कि इसमें नहीं किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गांधी जी ने 1942 के जन आंदोलन में यह कभी नहीं कहा था कि आपने को ब्रिटिश सम्राट के प्रजा के रूप में देखें, अपितु अपने बंदी बनाए जाने से पहले गांधी जी द्वारा दिए गए भाषणों में कुछ अंश इस प्रकार हैं। संपूर्ण आज़ादी से कम किसी चीज में मैं संतुष्ट नहीं होने वाला हूँ। मैं आपके एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, डू और डाइड। इस मंत्र का आशय यह है, या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे अथवा कोशिश में अपनी जान दे देंगे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें कौन सा कथन असत्य है क्वेश्चन नंबर 24 में? तो इसमें एनी बेसेंट की जानदार भूमिका की सराहनीय थी, ये जो कि क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, यही इसमें क्या है, सही नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अडवा आसफ अली की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जवाहरलाल नेहरू को इस आंदोलन के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में तथा महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। एनी बेसेंट का संबंध होम रूल आंदोलन से था। इन्होंने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया नामक पत्रकों का प्रकाशन किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ये जो कि क्या है, इसमें ये गलत है। फिर उसके बाद आता है कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था, ये सही है। यह एक अहिंसक आंदोलन था, ये भी इसमें सही नहीं। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, ये सही है। तो इसमें ए और सी दोनों ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए और सी, इसमें दोनों ऑप्शन सही नहीं थे। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। यह आंदोलन अहिंसक नहीं था। सरकारी आकलनों के अनुसार इस आंदोलन के पहले सप्ताह में ही 250 से अधिक रेलवे स्टेशनों को नष्ट कर दिया गया। 150 थाने पर हमला हुआ, जिसमें अत्यधिक हिंसा हुई। आंदोलन के पूर्व में ही महात्मा गांधी समेत बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के कारण यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त बन गया था। आंदोलन की शुरू होते ही कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इसमें ए और सी दोनों क्या थे, सही नहीं थे। हालांकि इस आंदोलन की रूपरेखा गांधी जी के नेतृत्व में ही बनी रही। क्वेश्चन नंबर 26 है, कथन ए और कारण आर दिया गया है, आपको इसमें पढ़ करके बताना है कौन सा इसमें सही है। तो ए में कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी, जो कि ये क्या है, सही है। आर में कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा था, ये भी इसमें सही, दोनों सही है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, दोनों इसमें क्या है, सही है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, कथन कारण दोनों सही है। निस्संदेह भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकाष्ठा थी। यद्यपि इस आंदोलन को बर्बरतापूर्वक कुचल दिया गया था, किंतु अंग्रेज यह समझते थे कि अब भारत पर शासन करना सरल नहीं है। इसीलिए इस आंदोलन के बाद ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य यह बन गया कि सत्ता का हस्तांतरण किसी रूप में और किसे किया जाए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है, कथन ए और कारण आर दिया गया है, आपको इसमें पढ़ करके बताना है कौन सा सही है। तो इसमें कहा जा रहा है कथन ए में कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति सम्मान घृणा के कारण एक दूसरे से नजदीक आ गए, जो कि ये सही है। आर में कहा जा रहा है कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोग की तरह कार्य किया और मुसलमानों को सन 1942 ईस्वी की कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा, यह भी सही है। दोनों इसमें सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, दोनों इसमें सही है। इसका एक्सप्लेनेशन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है
फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसमें दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिला करके रख दिया। बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन एक साथ दो खतरों को हल था। पहला, जापानी आक्रमण से देश की रक्षा और आपसी फूट से मिटा करके एकता स्थापित करना, किंतु जिन्ना अलग पाकिस्तान से कम पर समझौता तैयार नहीं थे। अतः उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया और कहा, यदि अंग्रेज भारत छोड़ देंगे तो भारत में जंगल राज स्थापित हो जाएगा। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नामों का उल्लेख किया गया है जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। तो कहाँ कहाँ पे किया गया था? क्वेश्चन नंबर 28 का इसमें राइट आंसर होगा, ये किया गया था बलिया और सतारा में। बलिया और सतारा में किया गया था। तो पहला और दूसरा इसमें राइट आंसर होगा। मेरठ में भी नहीं किया गया था, हजारीबाग में भी नहीं किया गया था, आगरा में भी नहीं किया गया था। तो पहला और दूसरा इसका राइट आंसर होगा। पहला दूसरा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी देश के कई स्थानों में समानांतर सरकारों की स्थापना। यह निम्न स्थानों पर बनी थी। पहला, बलिया अगस्त 1942 में, यहाँ चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। दूसरा है तामलुक, जो कि मिदनापुर बंगाल, ये दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक था। यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया था। तीसरा है सतारा, जो कि महाराष्ट्र 1943 से मध्य से 1945 तक, यह सबसे लंबा समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित किया गया था। नाना पाटिल, वाई वी चौहान इत्यादि इसके प्रमुख नेता रहे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से दो स्थानों पर भारत छोड़ो आंदोलन अधिक प्रभावी रहा। तो कहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन जो कि अधिक प्रभावी रहा? क्वेश्चन नंबर 29 का इसमें राइट आंसर होगा, ये सबसे ज्यादा प्रभावी था मिदनापुर में और बलिया में। मिदनापुर और बलिया अमृतसर जो कि नहीं, सूरत में भी नहीं। तो पहला और दूसरा इसका राइट आंसर होगा। पहला दूसरा ऑप्शन नंबर के सी वाले में दिया गया है, पहला दूसरा इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन में मिदनापुर तथा बलिया सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र रहा। मिदनापुर जिले में तामलुक नामक स्थान पर स्वतंत्र समानांतर जातीय सरकार बनी तथा बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल में मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किया गया था? ये किया गया था 1942 में। 1942 में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, 1942 में। फिर उसके बाद आता है इसके इसके एक्सप्लेनेशन में, अच्छा इसका क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर जन संकार स्थापित किया गया था? तो जन संकार ये स्थापित किया गया था सतारा में। जन सरकार ये स्थापित सतारा में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1942 ईस्वी में हुए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया, सतारा तथा तामलुक में समानांतर सरकारें गठित की गई थी। सतारा, जो कि महाराष्ट्र की समानांतर सरकार, सबसे ज्यादा दीर्घजीवी साबित हुई। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ये किया गया था बलिया में। बलिया में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, बलिया में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश में कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। 1942 के दौरान देश में तीन प्रमुख स्थान थे। पहला बलिया, जो कि अगस्त 1942 में चित्तूर पांडे के नेतृत्व में। दूसरा तामलुक, जो कि मिदनापुर बंगाल, दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक। और तीसरा सतारा, जो कि महाराष्ट्र 1943 के मध्य से 1945 तक समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? ये किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 33 के इसमें राइट आंसर होगा उषा मेहता के द्वारा। उषा मेहता के द्वारा, ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा, उषा मेहता के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। यह प्रसारण बंबई से किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुने जा सकता था। नवंबर 1942 में पुलिस ने
इसे खोज निकाला और जब्त कर लिया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर के भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? ये किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। कालांतर में जेल की दीवार को फांद करके जयप्रकाश नारायण फरार हो गए तथा आंदोलन में भूमिगत होकर आजाद दास्ता का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो ये कौन था? क्वेश्चन नंबर 35 के इसमें राइट आंसर होगा राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा राम मनोहर लोहिया। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सितंबर 1942 के बाद बढ़ते हुए ब्रिटिश दमन के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन भूमिगत हो गए। गिरफ्तार से बचे नेता जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरोड़ा आसफ अली आदि ने भूमिगत रहते हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। गिरफ्तारी से बचने नेता बी एम खाकर, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता आदि ने आंदोलन के समय भूमिगत कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। रेडियो स्टेशन बम्बई और नासिक में स्थापित थे। उनका मुख्य कार्य जो कि कांग्रेस की सूचनाओं का प्रसारण करना था। 12 नवंबर 1942 को अंग्रेज सरकार द्वारा इसे जब्त कर लिया गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी? क्वेश्चन नंबर 36 का इसमें राइट आंसर होगा, ये थी अरोड़ा आसफ अली। अरोड़ा आसफ अली, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, अरोड़ा आसफ अली। अरोड़ा आसफ अली द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया गया था। वे अवज्ञा और प्रतिरोध की प्रतीक युवा नेत्री थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरोड़ा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? क्वेश्चन नंबर 37 का इसमें राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन की, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, भारत छोड़ो आंदोलन की। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो ये किसमें मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा 38 का, ये नमक सत्याग्रह में। नमक सत्याग्रह में, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, नमक सत्याग्रह में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान होने वाले नमक सत्याग्रही में रूढ़िवादी एवं कुलीन परिवार की हजारों स्त्रियों ने अपने घर की चार दीवारी को लांघ करके सड़क पर आ गई तथा शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दिया, साथ ही गिरफ्तार होकर के जेल भी गई। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है कि गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अद्वितीय आंदोलन की संज्ञा से अभिहित किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे, यह किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 40 का इसमें राइट आंसर होगा, ये कहा गया था लैरी कांसलिंस और डोमिनिक लेपियरे के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सी वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, लैरी कांसलिंस के द्वारा और डोमिनिक लिपियरे के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लैरी कांसलिंस और डोमिनिक लेपियरे का था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तथा विभाजन की घटनाओं का विवरण इनकी पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट में वर्णित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है कि ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को आहस्त तनाव में रखने की सहज प्रक्रिया बताया। यह टिप्पणी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में किया गया था? ये किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि क्रिप्स मिशन की असफलता के उपरांत कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों से भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया और भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी गई। फलस्वरूप अगले दिन गांधी जी और कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। परिणाम स्वरूप देश में विप्लव प्रारंभ हो गया, जिसे दबाने के लिए अंग्रेज सरकार ने बल का प्रयोग किया, जिसे ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेज का विरोध बताया और कांग्रेस ने
जनता के अहस्त्र तनाव की संज्ञा दी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है, कथन और कारण दिया गया है, आपको इसमें पढ़ करके बताना है कौन सा इसमें सही है। तो ए में कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का तुरंत कोई परिणाम नहीं निकला, जो कि सही है। इससे भारतीय साम्यवादी दल तथा मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त नहीं था, ये भी सही है। दोनों इसमें सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। दोनों सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन का तत्काल कोई परिणाम नहीं निकल सका। भारत छोड़ो आंदोलन को भारतीय साम्यवादी दल तथा मुस्लिम लीग, हिंद महासभा आदि का समर्थन प्राप्त नहीं था। फिर उसके बाद आता है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 40 है, आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज, ये चैप्टर नंबर 40 है। तो आइए देखते हैं आज़ाद हिंद फौज से क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि आईएनए की स्थापना हुई थी। तो आईएनए की स्थापना कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था सिंगापुर में। सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, सिंगापुर में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आईएनए यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन वर्ग 1942 में मोहन सिंह ने सिंगापुर में की थी। आगे 4 जुलाई 1943 को इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया। मोहन सिंह सुभाष चंद्र बोस से पूर्व आईएनए के कमांडर थे। इसके गठन का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह ने ही सुझाया था। प्रतिम सिंह और मेजर फुजिहारा ने उसमें उनकी मदद की थी। नेताजी द्वारा सिंगापुर में ही 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसके द्वारा आज़ाद सिंह फौज में रानी झांसी रेजिमेंट यानी कि महिला ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड तथा गांधी ब्रिगेड आदि का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया है? ये 12 नवंबर 1945 को, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की। तो ये कब किया था? ये किया था 21 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, 21 अक्टूबर 1943 को। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सुभाष चंद्र बोस के पूर्व आईएनए का कमांडर कौन था? तो आईएनए का कमांडर कैप्टन मोहन सिंह थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, कैप्टन मोहन सिंह। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो आज़ाद हिंद फौज का विचार ये मोहन सिंह के द्वारा सुझाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, मोहन सिंह। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है, आज़ाद हिंद फौज आईएनए का गठन कब हुआ था? तो आईएनए का गठन 1942 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, 1942 में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आईएनए मानसिक पुत्र था। तो आईएनए मानसिक पुत्र था, तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञान प्रीतम सिंह का और मेजर आईवाची फुजिहारा का। तो पहला और चौथा इसमें सही है, पहला चौथा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था? ये किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता संबोधन सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई का नाम पर रानी झांसी रेजिमेंट नाम से स्त्री सैनिकों का एक दल बनाया था। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने स्वाधीन भारत सरकार का गठन किया था, जिसे जर्मनी, जापान उसके समर्थकों में मान्यता प्रदान थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 9 का इसमें राइट आंसर होगा कटक में। कटक में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, कटक में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनकी माता का नाम प्रभावती दत्त तथा बोस था तथा पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। जानकी नाथ बोस इसके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनका सराहनीय योगदान था। 1938 में ये हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के एकमत से अध्यक्ष चुने गए थे। 1939 में इन्होंने गांधी जी के समर्थी उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया, किंतु गांधी जी एवं कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में मतभेद होने के कारण कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे।
फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 10 का इसमें राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि से प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किए थे आर्लेंड्रो मैसोट्टा के नाम से। आर्लेंड्रो मैसोट्टा के नाम से, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 में उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया था, लेकिन 1941 में जियाउद्दीन नाम के एक पठान का वेश बना करके अपने घर से बाहर निकल आए तथा यहाँ वे पेशावर पहुंचे। उनके साथी भगत राम ने पेशावर से उन्हें काबुल पहुंचा दिया। काबुल से वे आर्लेंड्रो मोस मोसोट्टा के नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया तथा जर्मनी पहुंचे। वहां उन्होंने एक मुक्ति सेना बनाई। यहीं पर लोगों ने उन्हें नेताजी के नाम से पुकारा था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किसने यह लिखा है कि भगत सिंह की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह कथन सुभाष चंद्र बोस का है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि सुभाष चंद्र बोस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन इसमें गलत है सुभाष चंद्र बोस के विषय में? तो उन्होंने 1920 में आईसीएस की परीक्षा में सम्मिलित होकर के चौथा स्थान प्राप्त किया, जो कि सही है। वर्ष 1938 में 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है मांडले जेल में उन्हें बंदी जीवन व्यतीत किया था, तो ये भी सही है। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, ये जो कि क्या है, गलत है। यही इसमें क्या है, असत्य है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस देश के बाहर आजाद हिंद फौज के गठन से संबंधित कार्यों में संलग्न थे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? ये किसने किया था? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? ये किसने दिया था? ये दिया था रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, रास बिहारी बोस। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का प्रथम बार गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह एवं निरंजन सिंह गिल ने किया था। मोहन सिंह एवं निरंजन गिल 29 दिसंबर 1942 को गिरफ्तार हो गए और आर्मी विघटित हो गई। सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 को जापान होते हुए सिंगापुर पहुंचे और आजाद हिंद फौज के पुनर्गठन हेतु रास बिहारी बोस 4 जुलाई को सुभाष चंद्र बोस को बागडोर सौंप दिया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये किसके द्वारा कहा गया है? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की सेना के संबोधन करते हुए दिया था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन तथा जय हिंद तथा दिल्ली चलो का नारा दिया था। नवंबर 1943 को नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत के अंडमान निकोबार द्वीप पर अधिकार कर लिया तथा अंडमान के नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि 23 जनवरी 1948 को किसने सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा था हमें उनका अनुसरण करना चाहिए? सुभाष चंद्र बोस एक महान देशभक्त थे। उन्हें अपना जीवन देश पर न्यौछावर किया। संकीर्ण वातावाद और जाति भेद की उनके लिए कोई उपयोगिता नहीं थी। वे सबसे एक समान व्यवहार करते थे। ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 23 जनवरी 1948 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस को जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उपरोक्त वक्तव्य दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति का ज्वलंत तलवार से संबोधित किया है? ये किसने किया है? ये सरोजिनी नायडू ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार नामक संबोधन से संबोधित किया था।
क्वेश्चन नंबर 19 है, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, ये लाल किला दिल्ली में। लाल किला दिल्ली में, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, लाल किला दिल्ली में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आज़ाद हिंद फौज को गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेजों ने लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया था। इसके मुख्य अभियुक्त मेजर शहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लों थे। इन पर राजद्रोह लगाया गया था। कांग्रेस ने इनके बचाव हेतु आज़ाद हिंद फौज का बचाव समिति का गठन किया, जिसका नेतृत्व भूला भाई देसाई ने किया था। तेज बहादुर सप्रू और कैलाश नाथ काबजू, अरोड़ा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू इसमें प्रमुख वकील थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो इसमें किसके द्वारा नहीं किया गया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1946 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे में उनकी पैरवी के लिए वकीलों के समूह की अध्यक्षता की थी? ये किसने किया था? ये भूला भाई देसाई के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, भूला भाई देसाई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? ये किया गया था सर टीबी सप्रू के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिकों को 7 वर्ष की कारावास का दंड दिया गया था? ये कारावास का दंड दिया गया था राशिद अली को। राशिद अली को दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, राशिद अली को। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिक राशिद अली को 7 वर्ष की कारावास दंड दिया गया था। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। इसी दौरान भूला भाई देसाई ने बचाव पक्ष में वकील का नेतृत्व किया था। फिर उसके बाद आता है, अच्छा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 41 है, कैबिनेट मिशन योजना संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार का गठन। तो कैबिनेट मिशन योजना संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार का गठन। तो आइए हम लोग देखते हैं इससे क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि कैबिनेट मिशन 1946 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि कैबिनेट मिशन 27 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। ये जो कि क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है, पहला वाला। दूसरा है कि उसने सुझाव दिया था कि एक केंद्रीय सरकार होनी चाहिए जो कम से कम कुछ विशेष विषयों पर अपना नियंत्रण रखे। ये सही है। तो दूसरा वाला सही है, जो कि पहला वाला क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल इसमें दूसरा वाला क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लेबर पार्टी के नेता एटली ने जनवरी 1946 में भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर बातचीत करने के लिए एक संसदीय दलीय यानी कि कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय लिया। यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। इस मिशन के प्रमुख सुझाव निम्नवत है। कौन कौन से इस मिशन के सुझाव हैं? तो इसमें है कि भारत एक प्रांत होगा और इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देसी राज्य दोनों शामिल होंगे। विदेशी मामले, प्रतिरक्षा तथा संचार साधन केंद्रीय सरकार के अधीन होंगे। फिर दूसरा है कि संघीय विषयों को छोड़ करके शेष विषयों और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होंगी। ऐसी रियासतें जो विषय तथा शक्तियां संघ को सौंप दे, उनके अतिरिक्त अन्य सभी विषय तथा शक्तियां उनके पास सुरक्षित होंगी। फिर उसके बाद आता है, तीसरा है कि प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि द्वारा संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा तथा प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सामान्यतः 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि का अनुपात में सीटों में कुल संख्या आवंटित की जाएगी। फिर उसके बाद चौथा है कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग को इस आधार पर ठुकरा दिया गया कि इसे अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान नहीं होगा। पांचवा है कि प्रांतों में क ख ग 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें क में बिहार, बंबई, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत, और ख में पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत, सिंध व पंजाब, और ग में असम और बंगाल है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था। तो कौन कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य नहीं थे? लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस सही है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये भी सही है, अलेक्जेंडर ये भी सही है, लॉर्ड एमरी ये जो कि कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। फिर इसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस कार्य समिति ने श्री आजाद को मिशन से विचार विमर्श करने का पूरा अधिकार दे दिया था। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही संविधान सभा का गठन का प्रावधान किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक सीट प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार दिया गया था इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? कौन थे? ये थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 में पक्ष में महात्मा गांधी जी पूरी तरह से थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना है। इसमें ऐसे बीज हैं जिससे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्ति हो सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व में कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ये 10 लाख जनसंख्या के अनुपात में था। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा, 10 लाख जनसंख्या के अनुपात में था। क्वेश्चन नंबर 7 है, कथन ए और कारण आर दिया गया है, इसमें पढ़ करके बताना है कौन सा सही है। तो ए में कहा जा रहा है कि 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, जो कि सही है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुए थे, ये भी सही। दोनों इसमें सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। दोनों इसमें सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 24 मार्च से 3 सदस्यीय 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ये जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। एबी अलेक्जेंडर, ये नौसेना मंत्री था। पैथिक लॉरेंस, ये अध्यक्ष था कैबिनेट मिशन का। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए अपनी स्वीकृति दे दी, परंतु बाद में उसने स्वीकृति वापस ली। प्रस्ताव पारित कर स्वतंत्र पूर्ण संप्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना के लिए सीधी कार्यवाही की योजना बनाई तथा 16 अगस्त 1946 को लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत कर दी। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई, जिसमें लीग शामिल नहीं थी, परंतु 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में 3 मूल सदस्यों के स्थान पर लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हो गए। लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होना सरकार के साथ सहयोग का सूचक नहीं था, बल्कि अपनी पाकिस्तान मांग की लड़ाई को आगे बढ़ाने का स्वार्थ निहित प्रयास था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें आपको कथन और कारण दिया गया है, पढ़ करके बताना है इसमें से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में कथन और कारण इसमें दिया गया है। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि केंद्रीय विधानसभा के लिए 1946 के निर्वाचन में कांग्रेस ने सभी नॉन मुस्लिम सीटें जीती थी, जो कि ये क्या है, गलत है। ब्रिटिश का उद्देश्य सांप्रदायिक विभाजन था और इसीलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया था, ये सही है। तो ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, ए गलत है, आर सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि केंद्रीय विधानसभा के लिए 1946 के निर्वाचन में कांग्रेस ने सभी नॉन मुस्लिम सीटें जीती थी। यह कथन क्या है, गलत है, असत्य है, क्योंकि अन्य दलों ने भी अधिक संख्या में विजयी प्राप्त किया था। यह सत्य है कि ब्रिटिश का उद्देश्य सांप्रदायिक विभाजन था और इसीलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया था, जिसके मूल उद्देश्य था बांटो और राज्य करो। अंग्रेज की चाल के बाद भी बहुत सफल नहीं रहे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि जब 1946 ईस्वी में भारतीय मुसलमान लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खान को जो विभाग दिया गया था वह कौन सा विभाग था? तो वह विभाग था वित्त विभाग। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा, वित्त विभाग था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, ये कब किया गया था? तो 24 अगस्त 1946 को किया गया था। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा, 24 अगस्त 1946 को।
कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। इस घोषणा में यह प्रावधान था कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार ग्रहण करेगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित अंतरिम सरकार उनकी पदवी क्या थी? उपाध्यक्ष और उपराष्ट्रपति। उपाध्यक्ष और उपराष्ट्रपति ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित अंतरिम सरकार में वे उपाध्यक्ष और उपराष्ट्रपति थे। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं था? तो इसमें कौन नहीं थे? तो डॉक्टर भीमराव सॉरी इसमें एक बताना है कौन से सदस्य नहीं थे। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसमें सदस्य नहीं थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसमें सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 2 सितंबर 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार के सदस्य राधाकृष्णन नहीं थे। अंतरिम मंत्रिमंडल प्रकार इस प्रकार था, इसमें जवाहरलाल नेहरू जो कि कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल इनके पास था, वल्लभ भाई पटेल के पास गृह और सूचना प्रसारण था, जॉन मथाई के पास उद्योग तथा आपूर्ति था, बलदेव सिंह के पास रक्षा, ये जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बलदेव सिंह, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। रक्षा विभाग उस समय किसके पास था? तो बलदेव सिंह के पास था। सी राजगोपालाचारी ये जो कि शिक्षा विभाग से संबंधित थे। सी एच भाभा ये जो कि संसदीय कार्य और खान तथा बंदरगाह से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, ये भी इंपॉर्टेंट है। आसफ अली रेलवे से संबंधित थे। और जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया था। लियाकत अली खान को वित्त मंत्री दिया गया था। आई ए चुंदगीर को वाणिज्य मंत्री दिया गया था। अब्दुल रब नस्तार को संचार और जोगिंदर नाथ मंडल को विधि मंत्री दिया गया था। गजनफर अली खान को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो अंतरिम सरकार के सदस्य इसमें से कौन नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 13 का इसमें राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के मंत्री नहीं थे? इसमें कौन मंत्री नहीं थे? तो अबुल कलाम आजाद इसमें मंत्री नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो ये अंतरिम सरकार का गठन किया गया था सितंबर 1946 में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा सितंबर 1946 में किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में कथनों पर विचार करके बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें दिया गया पहला है कि अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली देखते थे, जो कि ये क्या है सही है। फिर दूसरा है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे तो पारित हुआ था, ये भी सही है। फिर उसके बाद तीसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सी आर दास ने की थी, ये जो कि क्या है गलत है। फिर उसके बाद आता है चौथा है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, ये भी सही है। तो इसमें पहला दूसरा चौथा सही है, जबकि तीसरा वाला इसमें क्या है गलत है। तो पहला दूसरा चौथा ऑप्शन नंबर इसके सी वाले में दिया गया है, यही इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1946 की अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के लॉर्ड कर्जन के भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा व मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 5,000 पाउंड की धनराशि आवंटन किया गया था। कांग्रेस का 91वां अधिवेशन 19 से 21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू के इसका अध्यक्ष बनाया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में रॉलेट एक्ट 1919 पारित किया गया था। इसमें बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील कानून या काला कानून कहा गया है। इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? ये देखते थे अरोड़ा आसफ अली। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा अरोड़ा आसफ अली। क्वेश्चन नंबर 18 है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले ये कांग्रेस पार्टी ने 1936 में किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा कांग्रेस पार्टी 1936 में। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सर्वप्रथम संविधान सभा द्वारा जो
कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हो। संविधान सभा का निर्माण करने के मांग स्वराज पार्टी 1924 में प्रस्तुत की थी। 1936 में फैजपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, एक प्रस्ताव पारित किया जो इस प्रकार था: कांग्रेस भारत में एक ऐसे वास्तविक जनतांत्रिक राज्य का समर्थन करता है जहां राजनीतिक शक्ति समस्त जनता को हस्तांतरित कर दी गई हो और सरकार उसके अधीन हो। ऐसा राज्य केवल ऐसी संविधान सभा द्वारा ही अस्तित्व में लाया जा सकता है जिसे वयस्क मताधिकार द्वारा चुना जाए, जिसे समस्त देश के लिए संविधान बनाने की अनुमति हो। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, गठन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का इसमें राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। संविधान के सुलेख प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संविधा समिति का सदस्य नहीं था। इसमें कौन नहीं थे, तो ये एस.एन. मुखर्जी जो कि इसमें नहीं थे, अयंगर थे, अय्यर थे और मुंशी थे। फिर उसके बाद आता है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति या संविदा समिति में अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अतिरिक्त इसमें 6 सदस्य थे: अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधवराव। फिर उसके बाद आता है एन माधवराव के बाद इसमें के एम मुंशी, एन गोपाला स्वामी अयंगर, टी कृष्णाचारी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एस एन मुखर्जी इस समिति के सदस्य नहीं थे। इसमें बी एल मित्र के स्थान पे एन माधवराव तथा डी खेतान के मृत्यु के पश्चात टी कृष्णाचारी इसके सदस्य बनाए गए थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष था। क्वेश्चन नंबर 22 के इसमें राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान की पांडुलेखन यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कथन ए में कहा जा रहा है कि पंडित नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, जो कि ये क्या है, सही है। आर में कहा जा रहा है कि उस प्रस्ताव में सम्मिलित आदर्श पूर्णतः संविधान के आमुख्य में प्रतिबिंबित होता है, ये भी सही है। दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, दोनों इसमें सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पास किया गया। इस प्रस्ताव के आदर्श से भारतीय संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला बना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। 24 का इसमें राइट आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। इसे अपनाने के बाद 15 अगस्त 1947 को यह भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना था। फिर उसके बाद आता है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 42 है कि माउंट बेटन योजना भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। चैप्टर नंबर 42 है माउंट बेटन योजना भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। तो आइए हम लोग इससे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है कि कथन ए और कारण आर दिया गया है, इसमें आपको पढ़ करके बताना है कौन सा इसमें सही है। तो इसमें कथन ए में कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंट बेटन योजना को स्वीकार किया, जो कि ये क्या है, सही है। और आर में कहा जा रहा है कि वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, ये जो कि क्या है, गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, ए सही है, आर गलत है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 3 जून 1947 की माउंट बेटन योजना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने भी इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि इसमें भारत को भारत संघ और पाकिस्तान में बांटने का प्रावधान था। देश में सांप्रदायिक गतिविधियों से तंग आकर कांग्रेस के नेता मजबूर होकर के इस योजना को मानने पर बाध्य हो गए, लेकिन इसी से यह तात्पर्य नहीं है कि कांग्रेस द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, तो किसने किया था।
क्वेश्चन नंबर सेकंड का इसमें राइट आंसर होगा, ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो दूसरा तीसरा इसमें सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, दूसरा तीसरा इसमें सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिनिधित्व किया था। कांग्रेस के राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद अंत तक विभाजन के विरुद्ध रहे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारतीय स्वाधीनता विवेक विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुआ था, तो ये कब प्राप्त हुआ था? ये प्राप्त हुआ था 18 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा 18 जुलाई 1947 को। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इसे स्वीकृति मिल गई। इसी के अनुसार 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान में देश का विभाजन कर दिया गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है, कथन ए और कारण आर दिया गया है, आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है, इसमें कौन सा सही है। तो इसमें ए में कहा जा रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में सन 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्त की थी, जो कि सही है। अंग्रेजों ने भारत को सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त प्रदान किया था, जो कि सही है। आर में कहा जा रहा है कि अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, तो ये भी इसमें सही है। दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। दोनों सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि यद्यप अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, किंतु स्वतंत्रता प्राप्त का यही एक मात्र कारण नहीं था। अन्य इसमें निम्नोक्त कारण थे। इसमें कौन कौन से कारण थे? साम्राज्यवाद का पतन, दो महाशक्तियों रूस तथा अमेरिका का उदय, इंग्लैंड में श्रमिक दल का उदय, भारतीय राष्ट्रवाद को रोकने में अंग्रेजों की विफलता, भारतीय नौसेना का विद्रोह, वामपंथी का उभरना, राष्ट्रमंडल का विकल्प आदि। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि माउंटबेटन योजना आधार बनी थी। माउंटबेटन योजना ये आधार बनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें राइट आंसर होगा देश के विभाजन की। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा देश के विभाजन की। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 22 मार्च 1947 को भारत के अंतिम वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। 3 जून को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की एक योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना के अलावा 3 जून योजना भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जुलाई 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया? ये किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान सीमांत गांधी की उपाधि धारण करने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, जबकि नेहरू, अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत पक्ष में थे। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 ईस्वी की बैठक में स्वीकार कर लिया गया। 14 जून को गोविंद बल्लभ पंत ने देश विभाजन को स्वीकार किया। अबुल कलाम आजाद ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है। विरोध करने वाले नेता अब्दुल गफ्फार खान थे, राम मटावनी, डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हाफिजुर रहमान आदि थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का इसमें राइट आंसर होगा डॉक्टर किचलू। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा किचलू। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि डॉक्टर किचलू ने 1947 की कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण कहा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में दिल्ली में
से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में अबुल कलाम आज़ाद ने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। विभाजन प्रस्ताव 14 जून 1947 की कांग्रेस समिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने पेश किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है? ये किस नाम से? क्वेश्चन नंबर 9 का इसमें राइट आंसर होगा ये माउंट बेटन योजना के नाम से। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, माउंट बेटन योजना के नाम से। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में माउंट बेटन योजना के तहत सार्वभौम सत्ता का हस्तांतरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो कौन सी योजना था? क्वेश्चन नंबर 10 का इसमें राइट आंसर होगा माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, माउंट बेटन योजना। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ब्रिटिश सरकार की सहमति से 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना प्रस्तुत की। इस योजना के आधार पर ही भारत विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल की अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 11 का इसमें राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंट बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा, लॉर्ड माउंट बेटन। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत विभाजन के समय बनी विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे। कांग्रेस की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है, ये किसको दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें राइट आंसर होगा लॉर्ड एटली को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, लॉर्ड एटली को। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 15 अगस्त 1947 को भारत दो स्वायत्त उपनिवेशों में बट गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस विभाजन के लिए अपने आप को उत्तरदायी नहीं माना था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एक्टन ने विभाजन की जिम्मेदारी नहीं ली। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस मनाया था? तो किस पार्टी ने काला दिवस मनाया था? तो ये हिंदू महासभा। हिंदू महासभा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, हिंदू महासभा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हिंदू महासभा ने हमेशा भारत की अखंडता का समर्थन किया। उसे माउंटबेटन योजना का, जिसमें भारत के विभाजन की बात कही गई थी, की घोर आलोचना की। 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध हिंदू महासभा ने काला दिवस मनाया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के विभाजन के समय निम्नलिखित में से ब्रिटिश भारत के किस प्रांत ने संयुक्त व स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तावित की थी? क्वेश्चन नंबर 14 का इसमें राइट आंसर होगा पंजाब में। पंजाब में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, पंजाब में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत ने संयुक्त व स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तावित की थी, परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रयासों से पूर्वी पंजाब, पटियाला तथा पहाड़ी राज्यों का एक संघ बनाया गया, जिसे पेप्सू कहा गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ये किया गया था रेड क्लिफ के द्वारा। रेड क्लिफ के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत विभाजन के संदर्भ में सीमाओं का निर्धारण करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग की नियुक्ति की, जिसका काम हिंदू तथा मुस्लिम बहुसंख्यक वाले संलग्न प्रदेशों अथवा ग्रामों का मानचित्रों पर निर्धारण करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो यूके तथा निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो ये थी लेबर पार्टी की सत्ता। लेबर पार्टी की सत्ता थी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, लेबर पार्टी की सत्ता थी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत की स्वतंत्रता के समय यूके के लेबर पार्टी की सरकार थी, जिसके नेता लॉर्ड एटली यूके के प्रधानमंत्री थे। एटली ने ही 3 जून की योजना प्रस्तुत की, जो भारत के स्वतंत्रता का आधार बनी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वाधीनता विधेयक को ब्रिटिश संसदीय बहस में एक बिना युद्ध के शांति समझौता कहा था? ये किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 17 का इसमें राइट आंसर होगा
हर्बर्ट सैमुअल के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, हर्बर्ट सैमुअल के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इसे स्वीकृति मिल गई। जिस समय भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पर ब्रिटिश संसद में बहस चल रही थी, हर्बर्ट सैमुअल जो अनुदारवादी दल का सदस्य था, इस विधेयक को एक बिना युद्ध के शांति समझौते कहा था। इस समझौते के अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट देने का निर्णय लिया गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि सत्ता हस्तांतरण और भारतवर्ष का विभाजन दोनों कुल मिलाकर के कितने दिनों में पूर्ण किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 18 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो 72 ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा 72। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सत्ता हस्तांतरण और भारतवर्ष का विभाजन दोनों कुल मिला करके 72 दिनों में पूर्ण किए गए थे। 3 जून की योजना मुख्यतः भारत विभाजन की योजना थी। भारत को अंग्रेजों द्वारा सत्ता हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 को किया गया था। 3 जून से 15 अगस्त तक कुल अवधि 72 दिन तक थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया था क्लीमेंट एटली के द्वारा। क्लीमेंट एटली के द्वारा ऑप्शन नंबर 80 वाला राइट आंसर होगा, क्लीमेंट एटली के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने घोषणा की कि वह जून 1948 तक भारत को छोड़ देगी। इस घोषणा को प्रभावी रूप देने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बना करके भारत भेजा गया। इसी समय क्लेमेंट एटली ने कहा कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर इसमें 20 है कि मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंखों से आंसू पोंछना होगा। यह कथन निम्न में से किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 20 के इसमें राइट आंसर होगा, ये महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी का है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी का है। उपरोक्त कथन महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को कहा था कि हमारे युग के महानतम पुरुष की आकांक्षा यही रही है कि हर आंख के हर एक आंसू को पोंछ डालो। ऐसा कर सकना हमारी सामर्थ्य से बाहर की बात हो चुकी है, किंतु जब तक आंसू हैं और दुख हैं तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय अंग्रेज के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारत स्वतंत्र हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 21 का इसमें राइट आंसर होगा, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। हालांकि 1947 के अधिवेशन में दिसंबर 1947 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस बेलगांव अधिवेशन दिसंबर 1924 की अध्यक्षता की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 की थे तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन 1931 29 मार्च 1931 की अध्यक्षता किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी, तो ये किसको किया गया था? क्वेश्चन नंबर 22 किसमें राइट आंसर होगा? गवर्नर जनरल ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, गवर्नर जनरल ने प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति की गई थी। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि 30 जनवरी 1948 को रेडियो पर किसने कहा था राष्ट्रपिता अब नहीं रहे? ये किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 23 किसमें राइट आंसर होगा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की सूचना रेडियो पर देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 1946 का नौसेना विद्रोह किस पोत पर शुरू किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 24 किसमें राइट आंसर होगा? आईएनएस तलवार पे। आईएनएस तलवार पे ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, आईएनएस तलवार पे। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि फरवरी 1946 ईस्वी को बंबई में आईएनएस तलवार नामक जहाज के नौसैनिक ने एमएस खान के नेतृत्व में नौसैनिक ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आश्वासन पर नौसैनिक
ने अपनी बगावत समाप्त की थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 43 है भारत का संवैधानिक विकास। ये चैप्टर नंबर 43 है भारत का संवैधानिक विकास। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, तो ये कब पारित किया गया था? 1773 में। 1773 में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा 1773 में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के कारण बंगाल में कुप्रशासन से उपजी परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए एवं इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य कंपनी को संचालन समिति में आमूल-चूल परिवर्तन करना और कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के योग्य बनाना था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो सर एलिजा एम्पे थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा सर एलिजा एम्पे थे। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय 1774 में स्थापित किया गया था। सर एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश, चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड इसके अन्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के इसमें राइट आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था 1773 के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम में दिए गए गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं थे? ये लेमास्ट्री ये जो कि इसके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर अच्छा इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इस परिषद में 5 सदस्य थे, हेस्टिंग्स, बारबेल, क्लेवरिंग, फ्रांसिस और मॉनसन। उपरोक्त सदस्यों में फ्रांसिस सबसे महत्वाकांक्षी तथा योग्य था। इसमें लेमास्ट्रे दिया गया है, ये जो कि इसमें शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण कब स्थापित किया गया था? ये कब स्थापित किया गया था? ये 1773 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा 1773 में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण 1773 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 1772 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ ने ऋण देकर जहां एक ओर कंपनी को आर्थिक सहायता प्रदान की, वहीं दूसरी ओर उसके शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए जांच समिति की स्थापना की थी। इस जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर उस अधिनियम को पारित किया गया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं और जिसे भारत के संवैधानिक इतिहास का पहला महत्वपूर्ण सोपान कह सकते हैं। 1773 के एक्ट ने भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें राइट आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा 1773 के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था। बंगाल प्रेसिडेंसी को सर्वोच्चता प्रदान की गई थी। इस एक्ट के अनुसार भारत में शासन का भार गवर्नर जनरल तथा उसकी 4 सदस्यों वाली परिषद पर डाल दिया गया। परिषद का अध्यक्ष गवर्नर जनरल ही होता है। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास एवं बंबई के ऊपर पर्यवेक्षीय प्राधिकार प्रदान किया था? तो क्वेश्चन नंबर 7 के इसमें राइट आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा 1773 के द्वारा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के कुछ विशेष मामलों में बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी ऊपर पर्यवेक्षी अधिकार मिला। उल्लेखनीय है कि इस एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश संसद द्वारा अपनी कंपनी के मामलों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें पहला है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था, जो कि सही है। लिमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि ये क्या है गलत है। लिमिस्टर नहीं थे तो कौन था मुख्य न्यायाधीश? तो सर एलिजा एम्पे थे।
तो इसमें केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, केवल पहला वाला इसका क्या है, सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1773 के रिलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल यानी कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा एम्पे को उच्चतम न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इस न्यायालय को दीवानी, फौजदारी, जल सेना तथा धार्मिक मामले में व्यापक अधिकार दिया गया। 1773 के रिलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 का इसमें राइट आंसर होगा पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पिट्स इंडिया 1784 के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। 6 सदस्यीय बोर्ड का मुख्य उद्देश्य कंपनी के व्यापारिक मामले को छोड़कर असैनिक, सैनिक और राजस्व संबंधित मामले को देखना था। इसके माध्यम से कंपनी की नीति का संचालन पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 का इसमें राइट आंसर होगा 1813 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा 1813 का चार्टर अधिनियम। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। इसके अलावा ब्रिटिश व्यापारी तथा इंजीनियरों को भारत आने तथा यहाँ बसने की अनुमति प्रदान की गई, जिसके लिए उन्हें नियंत्रण बोर्ड से लाइसेंस लेना आवश्यक था तथा कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 की ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 का इसमें राइट आंसर होगा 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1813 की ईस्वी के चार्टर के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब वह केवल चाय और चीन के साथ ही व्यापार कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट से भारत में अंग्रेजी नीति में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया था। क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें राइट आंसर होगा शिक्षा में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा शिक्षा में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1813 की ईस्वी के चार्टर एक्ट की प्रथम बार सरकार द्वारा शिक्षा के उत्तरदायित्व की चर्चा की गई थी। इस एक्ट में शैक्षिक विकास हेतु कंपनी द्वारा 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने की बात कही गई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है। क्वेश्चन नंबर 13 का इसमें राइट आंसर होगा कि इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 लाख रुपए प्रति वर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार तथा पुनरुत्थान के लिए रखा गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का इसमें चयन करना है। इसमें कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है पहला है कि इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, जो कि सही है। इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया गया, ये भी सही है। इसने प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने का अधिकार को वापस ले लिया गया, ये भी सही। इसमें तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। इसमें तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका अच्छा चौथा भी ऑप्शन दिया गया इसमें कि इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, ये भी इसमें सही है। इसमें चारों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से सभी ऑप्शन इसमें क्या है, सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा सपरिषद गवर्नर जनरल को कंपनी की सैनिक तथा असैनिक कार्यों का नियंत्रण, निरीक्षण तथा निर्देशन सौंप दिया गया। फिर उसके बाद आता है कि इस एक्ट के द्वारा विधान बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य एक चौथे सदस्य के रूप में मैकाले सम्मिलित कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा कानून बनाने की शक्ति का भी
केंद्रीकरण कर दिया गया तथा अब केवल सपरिषद गवर्नर जनरल को ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया और बंबई तथा मद्रास के विधानसभाओं की कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय व चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 का इसमें राइट आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी को केवल राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य ही करने थे। अब भारत को ब्रिटिश की अन्य व्यापारिक कंपनियों के लिए खोल दिया गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो 16 का इसमें राइट आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833 में। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1833 के चार्टर अधिनियम की धारा 87 के अनुसार यह व्यवस्था की गई कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भारतीय को कंपनी के किस पद से धर्म, जन्म स्थान, जाति, रंग के आधार पर कंपनी के अधीन नियुक्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 का इसमें राइट आंसर होगा चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1853 के चार्टर एक्ट ने कार्यपालिका तथा विधायिका शक्तियों का पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया। भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की व्यवस्था की गई। विधान परिषद में 12 सदस्य होते थे। कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य, 6 सभासद विधान परिषद के सदस्य होते थे। इस एक्ट के द्वारा पहली बार एक क्रियाशील विधान परिषद का निर्माण किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्र पर मृत्यु लेख लिखा था। क्वेश्चन नंबर 18 का इसमें राइट आंसर होगा 1858 के अधिनियम के द्वारा। 1858 के अधिनियम के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात मौजूदा व्यवस्था में गंभीर दोष का हवाला देते हुए अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसके तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन करके क्राउन यानी कि महारानी को दे दिया गया। इसे ही भारत सरकार अधिनियम 1858 की संज्ञा दी गई। इस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया तथा प्रधानमंत्री लॉर्ड पमस्टन थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज के प्रति स्थानांतरित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 के इसमें राइट आंसर होगा गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ करके सुनाया तथा लॉर्ड कैनिंग ने, तो ये कहाँ पे सुनाया था, ये इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा इलाहाबाद में। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में रानी विक्टोरिया का लोकप्रिय घोषणा पत्र पढ़ करके सुनाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान थी। ये किस एक्ट के द्वारा, ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के निम्नलिखित प्रावधान थे। इसमें था पहला, कार्य वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक 5वां सदस्य सम्मिलित कर दिया गया जो विधि वृत्ति व्यक्ति था। दूसरा था कि वायसराय की परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दे दी गई। तीसरा है कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति और उसका विस्तार किया गया। फिर चौथा है इस अधिनियम के अनुसार बंबई तथा मद्रास प्रांतों अपने लिए कानून बनाए तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार पुनः दे दिया गया। पांचवा है गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी गई। ये अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक लागू रह सकती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषदी में पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया गया था। ये किस अधिनियम के द्वारा अधिक बल प्रदान किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है
इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया गया। 1861 के अधिनियम के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का वायसराय था, अतः कैनिंग को ही भारत के वित्तीय विभाग प्रणाली के आरंभकर्ता के रूप में माना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के पश्चात 1861 में स्वतंत्रता उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। ये कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ब्रिटिश साम्राज्य की शोषणकारी नीति की फलस्वरूप कंपनी की स्थापना के पश्चात से अनेक विद्रोह हुए थे, लेकिन इन विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण था प्रभावकारी विद्रोह 1857 की महान क्रांति थी। इस क्रांति के परिणामों ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। सबसे पहले शासन सत्ता को कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। अब गवर्नर जनरल की जगह वायसराय ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधित्व के रूप में सत्ता का चालन करने लगा। इन्हीं परिवर्तनों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन 1861 ईस्वी में स्वतंत्र उच्च न्यायालयों की स्थापना का था। ये उच्च न्यायालय थे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष आरंभ की गई थी? ये किया गया था 1892 में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, 1892 में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति वर्ष 1892 में आरंभ की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के लिए गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से करने का प्रावधान था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए, अंततः देश का विभाजन कराया था। तो क्वेश्चन नंबर 25 किसमें राइट आंसर होगा? ये विधान सभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र व स्थानों का आरक्षण देने से राष्ट्रीय आंदोलन को एक धक्का लगा। आरंभ में ये प्रतिरोध छोटे-छोटे थे क्योंकि चुनाव मंडल छोटे थे, परंतु ज्यों-ज्यों मताधिकार बढ़ता चला गया, इससे राजनीतिक तथा सामाजिक समरता का वातावरण दूषित हो गया। शताब्दियों से जो लोग सम्मिलित रूप से रह रहे थे और जिनमें राष्ट्रीय एकता की भावना बन रही थी, वह एक ही बार में समाप्त हो गई। अतः इसका परिणाम देश का विभाजन हुआ। लॉर्ड मिंटो ने सत्य ही मिंटो को लिखा था लॉर्ड माले ने सत्य ही मिंटो को लिखा था कि पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका परिणाम भीषण होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन को आरंभ किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 26 के इसमें राइट आंसर होगा मार्ले मिंटो अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1909 में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा 1909 में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि वर्ष 1909 की इंडियन काउंसिल एक्ट की किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित किया। चुनाव के लिए 3 प्रकार के निर्वाचन मंडलों की प्रावधान किया गया। पहला था साधारण निर्वाचक मंडल, दूसरा है वर्ग विशेष तथा तीसरा है विशेष निर्वाचक मंडल। इस अधिनियम में ऐसी व्यवस्था कर सरकार ने भारत में सांप्रदायिक का बीज बो दिया। कालांतर में यह भारत का विभाजन का कारण बना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि मार्ले मिंटो सुधार का भारतीय लक्ष्य था तो क्या था? क्वेश्चन नंबर 29 का इसमें राइट आंसर होगा कि भारत में एक समुदाय के विरुद्ध दूसरे को लड़ाना था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था की स्वीकृति दी थी?
क्वेश्चन नंबर 30 के इसमें राइट आंसर होगा 1909। 1909 ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 माल्य मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया तथा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार, पृथक निर्वाचक क्षेत्र और व्यवस्था कर, फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई गई थी। पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को लिखा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको बताना इसमें कथन है और कारण आर दिया गया है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें कहा जा रहा है ए में कि द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषय को दो वर्गों में विभाजित करना, जो कि सही है। प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन करने का प्रयत्न किया गया, ये भी सही है। दोनों इसमें सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। दोनों इसमें सही है, इसका एक्सप्लेनेशन सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांत में एक आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। उत्तरदायी सरकार की स्थापना द्वैध शासन द्वारकी पद्धति के द्वारा लागू की गई। द्वैध शासन को लागू करने का उद्देश्य भारतीयों को अपनी सरकार को स्वयं चलाने में प्रशिक्षण देना था। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में दे करके प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन करने का प्रयत्न किया गया था, क्योंकि ये प्रतिनिधि गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे, न कि विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। तो हम लोगों ने इसके बाद हम लोग आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं व उनके संस्थापक, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं और उनके संस्थापक, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।